एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। सो दिस इज चेष्ना एंड आज है अपना हंट सीरीज का डे 3 चैप्टर चल रहा था हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर अब तक आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, एमसीक्यू नहीं लगाए हैं, नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप कर सकते हैं। आज के लेक्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, ऐसे 2 टॉपिक जिसमें हमेशा आपको प्रॉब्लम रहती है, पर आज क्लास में ही इनको लर्न भी करेंगे और समझेंगे भी। तो बुक, कॉपी, पेन जो उठाना है उठा लो, साथ साथ स्क्रिबल करते जाना, लर्न करते जाना, ठीक है। तो आज का अपना पहला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या मतलब है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, जो भी हम पढ़कर आए हैं उसे देखते हैं, जिससे हमें ये टॉपिक समझने में और ईजीनेस हो। तो देखो, ये थे अपने भाई साहब जिनका नाम था प्यारेलाल। हालांकि प्यारेलाल यहाँ बिल्कुल प्यारे नहीं बने हैं, पर चलो कोई बात नहीं। अब देखो, प्यारेलाल क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं। इतनी बात तो हमें पता थी कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन रिच एयर हमने इनहेल की है, ये इवेंचुअली कहाँ जाती है, तो ये जाती है अपने प्यारे लंग्स के पास। कहाँ जाती है, लंग्स के पास। लंग्स में थी एल्वियोलाई, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ये हमने पढ़ा है। तो O2 रिच एयर कहाँ चल जाती है, एल्वियोलाई के पास चली जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारी ब्लड कैपिलरीज है। अब यहाँ एक्सचेंज होता है गैसेस का, कैसे, ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, O2 इन ब्लड कैपिलरीज को दे देते हैं और बदले में ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, CO2 इस एल्वियोलाई को दे देती है। बस इसके बाद क्या, ये CO2 एल्वियोलाई से होते होते बाहर चल जाती है हमारी बॉडी से, और O2 कहाँ चल जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के पास। अब आपको पता है लंग्स क्या कर रहे हैं, लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना रहे हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर जा रहा है हार्ट के पास। कहाँ जा रहा है, हार्ट के पास। और हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट में लेफ्ट आर्ट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया टिश्यूज के पास। टिश्यूज तो क्या थे, CO2 लेकर बैठे हुए थे, ऑक्सीजन के भूखे प्यासे थे, तो टिश्यूज ने क्या किया, O2 को अंदर लिया और CO2 को बाहर भेज दिया। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 2 जगह गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। पहला कहाँ पे, एल्वियोलाई में, और दूसरा कहाँ हो रहा है, तो दूसरा हो रहा है ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यूज के बीच में, मतलब ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है, दूसरा एक्सचेंज हो रहा है। तो बस ये था अपना बेसिक। अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम यही पढ़ रहे हैं कि 2 जगह गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, एक एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई तो क्या होगी, प्राइमरी साइट होगी जहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, और दूसरी वो जगह कहाँ है जहाँ गैसेस एक्सचेंज हो सकती है, तो वो दूसरी जगह है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तो ये जो गैसेस हैं जो एक्सचेंज हो रही हैं, ये गैसेस है O2 और CO2। तो O2 और CO2 वो गैसेस हैं जो एक्सचेंज हो रही है। कैसे एक्सचेंज होगी, तो ये एक्सचेंज होगी डिफ्यूजन के थ्रू। और आपको पता है डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अभी यहाँ पर परफ्यूम छिड़क दूँ, तो थोड़ी देर में देखना रूम का वो कॉर्नर जहाँ पहले परफ्यूम की बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं थी, अब धीरे धीरे इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस उस कॉर्नर में चली जाएगी। रीजन क्या है इसके पीछे, जब मैंने यहाँ परफ्यूम स्प्रे किया तो यहाँ परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई, और रूम के कॉर्नर में उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं है, लो कंसंट्रेशन है। तो ये परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में मिक्स होकर मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे। यही खेल यहाँ गैसेस का है। तो गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू, और डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा एक प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, कि कोई गैस एक रीजन में हाई प्रेशर में होगी और वो कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर रीजन तक मूव करेगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी तेजी से होगा, ये चीज किस चीज पर डिपेंड करेगी, तो बच्चों ये डिपेंड करेगी 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। कितने फैक्टर्स पे, नैरो लेग पेंट लो, दीवार पे पूरा चेप दो, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करेगी 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में। पहला फैक्टर क्या है, तो बच्चों पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मैम प्रेशर तो सुना था, ये पार्शियल प्रेशर क्या है, तो देखो आपको क्या लगता है कि आप एयर अंदर ले रहे हो, है ना, आप एयर अंदर ले रहे हो तो आप सीधा ऑक्सीजन ही अंदर ले रहे हो, सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर ले रहे हो, एयर में और भी तो गैसेस है ना। पर जब आप मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर किसी इंडिविजुअल गैस के, किसी अकेले गैस के प्रेशर की बात करो तो आप कहते हो कि हम इस गैस के पार्शियल
पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपको बात करूं कि हाँ जी हमने एयर अंदर ली, आप मुझे ऑक्सीजन का प्रेशर बता दो, तो आप क्या लिखोगे इसके बारे में? आप लिखोगे PO2, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इसी तरह से अगर मैं आपको कह दूं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दूं, तो आप बोलोगे PCO2, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पहला फैक्टर जिस पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करेगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो मैम दूसरा फैक्टर क्या होगा? आपने तो 3 फैक्टर्स बताए हैं, एक में कैसे पीछे छुड़वा रहे हो? रुको जरा, सब्र करो। तो दूसरा फैक्टर होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। अब ये जो गैस है ये एक्सचेंज हो रही है, ये जगह जगह पर ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी बॉडी में। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? ये ब्लड में ही तो सोल्यूबल होकर ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। तो अब दूसरा जो फैक्टर होगा जिस पर डिफ्यूजन डिपेंड करेगा वो होगा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस मतलब बच्चों ये याद रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो 20 से 25 टाइम, कितने टाइम? 20 से 25 गुना ज़्यादा सोल्यूबल है एज कंपेयर टू O2। पार्शियल मतलब जो CO2 है वो 20 से 25% ज़्यादा सोल्यूबल है, ये जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेगी, और O2 क्या है? वो 20 से 25% कम सोल्यूबल है एज कंपेयर टू CO2। इतनी सी बात थी। तो मैम थर्ड पॉइंट भी बताइए दो, लगे हाथ, थर्ड फैक्टर भी बताइए दो जिस पे प्यारा रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करे। तो बच्चों थर्ड फैक्टर है डिफ्यूजन ऑफ थर्ड फैक्टर है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? ये मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई? तो देखो जितना भी ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना एल्वियोलाई में, ये हो रहा है एक मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो हम इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, इसकी थिकनेस कितनी होगी? तो इसकी थिकनेस सिर्फ 0.2 मिलीमीटर होती है। सोच के देखो 0.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम, यानी कितनी पतली है ये मेम्ब्रेन जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो क्या मैम ये एक ही लेयर वाली मेम्ब्रेन है? इतनी पतली है तो एक ही लेयर वाली मेम्ब्रेन होनी चाहिए? नहीं, हियर इज द कैच। ये मेम्ब्रेन बनती है 3 लेयर से मिलकर। कितनी लेयर से मिलकर? 3 लेयर से मिलकर। अरे मैम हर चीज 3 कर रहे हो, फैक्टर भी 3 हो गए, ये मेम्ब्रेन भी 3 लेयर से मिल रही है। मेरी गलती नहीं है यार, देख लो, आ जाओ देखो कौन सी 3 लेयर से बन रही है। तो मैंने कहा है जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना वो होता है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में। तो यहीं से आएंगी प्यारी 3 लेयर्स। एक हो गई एल्वियोलर मेम्ब्रेन, इसको सही कर लेना, एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के ये जो थिन स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स है, तो पहली क्या हो गई? एल्वियोलर एपिथेलियम, यानी कि थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, दूसरी लेयर क्या हुई? तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रहा था? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में। तो दूसरी जो लेयर होती है ना बच्चों वो है ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम। तो पहली लेयर एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरी लेयर एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। अरे मैम ये तो 2 ही लेयर है, आप क्यों पागल बना रहे हो कि 3 लेयर है? रुको जरा, तीसरी लेयर दिख तो रही नहीं मैम? दिखेगी, ये ध्यान से देखो, ये एल्वियोलाई, ये इसके नीचे ब्लड कैपिलरी, इसके बीच में ये ग्रे कलर का सब्सटेंस दिख रहा है। वैसे ग्रे कलर का नहीं होता, मैंने प्यार से ग्रे कलर में बनाया। इसको हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि इन 2 लेयर्स को जोड़ रहा है। हो गई 3 लेयर, पहली एल्वियोलाई की थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तीसरा हो गया बेसमेंट सब्सटेंस। बस यही 3 लेयर्स मिलकर बना देती हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और जरूरत तो देखो इनकी 3 लेयर है, फिर भी थिकनेस कितनी है? सिर्फ 0.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी कम। तो अब आपको तीनों पॉइंट तो क्लियर हो गए ना? हो गए ना तीनों पॉइंट क्लियर कि किस पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड कर रहा है? पहला पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या था? जब इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकाल रहे हो। दूसरा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, अरे मैम आपने तो कहा 20 से 25% ज़्यादा सोल्यूबल होती है। कौन सोल्यूबल होती है? CO2। किससे सोल्यूबल होती है? O2 से। तो मैम तीसरा फैक्टर भी लगे हाथ, बता दो। तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या था? तीसरा फैक्टर था ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस। कहने को डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से 0.2 मिलीमीटर थिक है, बनती है 3 लेयर से। एल्वियोलाई की थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियम और बीच में बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, हो गया। अब हमने पता क्या करना है? हमने पहले तो देखना है कि डिफरेंट जगहों पर ये जो पार्शियल प्रेशर है ये कितना होगा। किसका पार्शियल प्रेशर? 2 ही तो गैसेस की बात करें, एक O2 और एक CO2। इन्हीं 2 भाई बहनों की बात करनी है कि इनका पार्शियल प्रेशर
कहाँ कहाँ पर कितना होगा। तो देखो ये टेबल पढ़ तो सब लेते हैं, मैं तुम्हें इसको रटवाऊंगी, देखते चलो इसको कैसे रटना है। कॉपी और पेन हाथ में रखना भाई, ठीक है, हाथ में रखना और स्क्रिबल करते जाना, नहीं तो बाद में मुझे मत ब्लेम करना, ठीक है। तो देखो तुमने जो भी गैसेस लेनी है वो गैसेस है O2 और CO2, इनका पार्शियल प्रेशर तुमने एटमॉस्फेयर में देखना, एल्वियोलाई में देखना है, ब्लड में देखना है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है, ऑक्सीजनेटेड भी, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखना, और लास्टली टिश्यूज में देखना, ठीक है। याद करने की ट्रिक तुम्हें मैं बताती हूँ। पहले के लिए पहले तुम्हें ना एटमॉस्फेयर को भूल जाओ, अभी के लिए एटमॉस्फेयर को भूल जाओ। सबसे पहले मेरी बात 2 पॉइंट मेरे याद रखो, ठीक है। मेरा नाम, मेरा पता, मेरे चैनल का नाम याद रखो ना रखो, सब्सक्राइब करो ना करो, किया तो होगा नहीं सब्सक्राइब, लेकिन 2 लॉज याद रखो या 2 पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट है CO2 कहीं पर भी मैक्सिमम होगी भी, ज़्यादा होगी भी, तो उसका पार्शियल प्रेशर मैक्सिमम जाएगा 45 mmHg। ये जहरीली गैस, इसका पार्शियल प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कितना जाएगा 45 mmHg, ठीक है। कोई भी गैस CO2 या O2 में से जब इसका प्रेशर कम होगा ना, पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन कम होगी, वो कम होगा सिर्फ 40 mmHg, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो 2 पॉइंट क्या याद रखने हैं, एक CO2 कहीं पर भी ज़्यादा है तो वो 45 mmHg से ज़्यादा नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि कोई भी गैस O2 या CO2 ज़्यादा है तो वो कोई भी गैस O2 या CO2 कम है तो वो 40 mmHg से कम नहीं हो सकती, वो 40 mmHg ही होगी, ठीक है। अब आ जाओ फिर इधर, एटमॉस्फेरिक एयर की तो बाद में बात करेंगे, पहले इसी की बात करेंगे, एल्वियोलाई। अब तुम्हें पता है जब हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं, और ये ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है हमारे एल्वियोलाई के अंदर। मतलब इतनी बात तो साफ है कि एल्वियोलाई के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी और कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब मैंने कहा रूल नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी कम होगी वो कितनी कम होगी, कितनी कम होगी, वो होगी 40 mmHg। अभी यहाँ पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी कम होगी या O2 जहाँ भी कम होगी, जो गैस कम होगी वो होगी 40 mmHg। तो क्या मैं एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिख दूँ 40 mmHg? डन है, ठीक है। अब बारी आ गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। अब मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी ज़्यादा होगी वो 45 mmHg से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, जितना जोर लगा लो। यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कितनी हो सकती है 45 mmHg। दिमाग की बत्ती जली, क्लियर, याद हो जाएगा। अब मैम फिर लगे हाथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बता दो, उसका क्या कसूर है जो उसके बारे में नहीं बता रहे। रुको ज़रा, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है। मैंने कहा कोई भी गैस जब कम होगी वो कितनी कम होगी, कितनी कम होगी, कितना प्रेशर होगा उसका कम है, सिर्फ 40 mmHg। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 होगी ये कितनी होगी, ये होगी 40 mmHg। अब टिश्यू की बात करो। टिश्यू क्या है, ऑक्सीजन का भूखा प्यासा, जैसे खून के भूखे प्यासे लोग, ऐसे टिश्यूज जो है ऑक्सीजन के भूखे प्यासे। अब ये ऑक्सीजन के भूखे प्यासे हैं, यानी ये तो ऑक्सीजन लेने के लिए बैठे हुए हैं, यानी इनके पास ज़्यादा क्या है, इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। मैंने कहा कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो कितनी होगी, जल्दी बोलो, वो होगी 45 mmHg। यानी टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, वो होगी 45 mmHg, ठीक है, डन हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी तो ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन जब कम होती है वो कितनी होती है, वो होती है भाई साहब 40 mmHg, क्योंकि कोई भी गैस जब कम होगी वो 40 mmHg से कम नहीं हो सकती, ठीक है। ये चीज़ें याद हो गई, डन है, ये चीज़ें याद हो गई। अब बाकी चीज़ें हम याद करते हैं। बाकी बचा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन बचा याद करने के लिए। टिश्यूज़ में देख लो ऑक्सीजन कितना होगा, टिश्यूज़ में CO2 ज़्यादा है, मतलब कि ऑक्सीजन कम है। कोई भी गैस जहाँ पर भी कम है वो 40 mmHg से तो कम हो नहीं सकती, तो यहाँ पर आ गया 40 mmHg। ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, डन है, सब याद हो जाएगा। दोबारा याद करो, मैंने कहा कोई भी गैस जब कम होगी वो 40 mmHg से कम नहीं हो सकती,
मतलब एल्वियोलाई में क्या कम होगा, एल्वियोलाई में O2 ज़्यादा, मतलब CO2 कम है। CO2 कम है तो कितनी हो जाएगा 40 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कम है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होगा तो कितना होगा 40 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो कितना होगा 40 mmHg। टिश्यूज में क्या है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो कितना होगा 40 mmHg। ठीक है, अब टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा मैक्सिमम 45 mmHg हो सकता है। ये मिल गया रीजन, ये 45 mmHg क्यों है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम है तो क्या ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा कितना होगा मैक्सिमम 45 mmHg। बचा क्या है याद करने के लिए, बचा है सिर्फ ऑक्सीजन, इसको याद कर लो। ऑक्सीजन एल्वियोलाई में होगा 104 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा 95 mmHg। ठीक है, बचा हमारे पास एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में दोनों वैल्यू याद रख लो, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, और एटमॉस्फेयर में इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, मेन तो ये है जो हमने याद रख लिया। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है 159 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.3 mmHg। क्लियर। अगर ये पॉइंट तुम्हें क्लास में याद हुआ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम डन एंड डस्टेड, याद हो गया सारा। ठीक है, अब देखो गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। गैसेस हमेशा ट्रांसपोर्ट होती है हाई कंसंट्रेशन से हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में। तो देखो जब हम एयर को इंस्पायर्ड कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन रिच एयर को इंस्पायर्ड कर रहे हैं, और ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगी, यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी 159 mmHg। यहाँ से ये आई एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में ये होगी 104 mmHg। पहले सारा ऑक्सीजन का देखेंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होती है, यहाँ होती है सिर्फ 40 mmHg। तो 104 से ये ऑक्सीजन इधर आ रही है 40 mmHg वाले ब्लड में, और ये इतनी स्पीड में आएगी कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ऑक्सीजनेटेड कर देगी। मतलब यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 mmHg। कितना हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg। फिर से सुनो ध्यान से, जब हमने एयर को इंस्पायर किया, एयर को इंस्पायर किया तो हमने ऑक्सीजन रिच एयर को इंस्पायर किया, और हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आएगी, तो इंस्पायर्ड एयर का एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है 159 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर है O2 का। एल्वियोलाई में आते आते इसका पार्शियल प्रेशर रह गया 104 mmHg। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कंडक्टिंग पार्ट में, कंडक्टिंग पार्ट मतलब नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक एयर का कंडक्टिंग पार्ट है, सिर्फ एयर आ रही है जा रही है, उसमें ह्यूमिडिफिकेशन हो रही है। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब एयर में मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो कुछ ऑक्सीजन यहाँ से रिप्लेस होगी, इसीलिए ये 159 से 104 mmHg रह गया। अब ये कहाँ जा रही है, ब्लड के पास। फिलहाल ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है मतलब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ PO2 कितना होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ 40 mmHg। भागकर ऑक्सीजन आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने ऑक्सीजनेटेड बना दिया, पार्शियल प्रेशर पहुंच गया 40 से 95 mmHg। ऑक्सीजनेटेड बना दिया, कितना हो गया 40 से 95 mmHg। तो यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 देखोगे तो कितना होगा, ये होगा 95 mmHg। डन है, क्लियर है ना। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू ये जा रहा है टिश्यूज के पास। टिश्यू से जाने से पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 mmHg था इसमें ऑक्सीजन। टिश्यूज भूखे प्यासे ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के भूखे प्यासे ले लेंगे O2 और बदले में डाल देंगे CO2। ठीक है, अब टिश्यूज ने तो O2 को यूज कर लिया, O2 यूज हो गया, उसके बाद जो निकला वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ O2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, PO2 यहाँ पर हो गया 40 mmHg, क्योंकि मैंने बताया कोई चीज़ कहीं पर भी कोई गैस कम होगी तो वो कितनी कम होगी, वो 40 mmHg जितनी कम होगी। डन है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। ठीक है, डन हो गया। ये तो थी ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का सारा खेल। अब समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इंस्पायर्ड एयर उसमें क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का कितना होगा 0.3 mmHg। ठीक है, इधर देखो ये एल्वियोलाई में कितना हो गया 40 mmHg, ऊपर पढ़कर आए हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में,
कम होगा तो कितना होगा 40 mmHg। ठीक है, अब यहाँ से टिश्यूज ने जब ऑक्सीजन यूज कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे दी, ये ब्लड बन गया डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, क्या ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो गया 45 mmHg। ये सीधा गया एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में फिर से वही बात, कितना है 40। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे हो रही है, वो हो रही है टिश्यूज से। ठीक है, तो टिश्यूज में देखो, टिश्यूज से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, मतलब टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये 45 mmHg से ये जा रहा है एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है 40 mmHg। तो ये हाइयर कंसंट्रेशन 40 mmHg से कहाँ गया 45 mmHg से कहाँ गया 40 mmHg में, और फिर ये एक्सपायर्ड हो रहा है बाहर, एक्सपायर्ड हो रहा है तो कितना है 0.3 mmHg। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। एक लास्ट बार इसको समझ लो, हमने बोला ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 159 mmHg, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई में गई 104 mmHg, एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये आ रही है ऑक्सीजन, इसको फटाफट ऑक्सीजनेटेड बना देगी तो पार्शियल प्रेशर पहुंच जाएगा 95 mmHg। फिर टिश्यूज के पास गया, टिश्यूज ने सारा यूज कर लिया ऑक्सीजन, कितना रह गया पार्शियल प्रेशर, ये रह गया हमारे पास 40 mmHg। डन है। अब टिश्यूज में CO2 ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर है 45 टिश्यूज में, टिश्यूज से ये गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कितना रह गया 40 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg, वहां से ये कहाँ गया एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में कितना है 40 mmHg, और इवेंचुअली बाहर एटमॉस्फेयर में कितना है 0.3 mmHg। तो हाइयर कंसंट्रेशन से ये कहाँ जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन पे जा रहा है। क्लियर, डन हो गया, ये सब कुछ समझ में आ गया। एक लास्ट बार देख लो, एटमॉस्फेयर PO2 159 mmHg, एटमॉस्फेयर से ये गया एल्वियोलाई में 104 रह गया, एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना दिया तो 95 mmHg। टिश्यूज के पास गया, टिश्यूज ने सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया तो यहाँ प्रेशर रह गया 40 mmHg। ठीक है, और उसके बाद CO2 का देखोगे ऐसे ही, तो CO2 देखो टिश्यूज में सबसे ज़्यादा 45 mmHg, सेम यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये कहाँ गया एल्वियोलाई में 40 mmHg, और एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में कितना गया 0.3 mmHg। डन हो गया ये सब कुछ, याद करने का तरीका भी और मैकेनिज्म भी, बस इतनी सी बात थी, हो गया ये टॉपिक हमारा। इसको NCERT में पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो लिखा हुआ है एल्वियोलाई जो है वो प्राइमरी साइट है जहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसके अलावा गैसेस ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज हो सकती है। O2 और CO2 वो गैसेस है जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होती है, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इनका प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को मतलब अफेक्ट करेगा, वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, दूसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, और तीसरा है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को कैसे डिनोट करोगे, PO2 ऑक्सीजन के लिए, PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इन दोनों का टेबल में दे रखा है, ये टेबल हमने पढ़ ली। सिमिलरली टिश्यूज के लिए वो कह रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे O2 एल्वियोलाई से टिश्यू में जा रहा है, ठीक है, एल्वियोलाई में हाई प्रेशर रीजन है O2 के लिए और टिश्यूज में कम है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अपोजिट है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में और ब्लड से फिर एल्वियोलाई में। सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम ज़्यादा सॉल्यूबल है, इसलिए अमाउंट ऑफ CO2 जो डिफ्यूज होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू O2। उसके अलावा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर से मिलकर बन रही है, पहली है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये रही थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरी है हमारे पास एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम। तीसरी है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस जो इन दोनों लेयर्स के बीच में। अब टोटल थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी नीचे होती है, क्योंकि ये कितनी होती है 0.2 मिलीमीटर होती है, तो 1 मिलीमीटर से भी ये क्या है नीचे। डन हो गया, क्लियर, ये सारा कुछ क्लियर। चले आगे, ये टॉपिक अपना हो गया। तो अगला अपना टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो 10 मिनट ध्यान से समझोगे, जैसे ये टॉपिक लर्न किया वैसे ही अगला टॉपिक भी लर्न करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बच्चों सिर्फ 2 ही गैसेस है जिनका ट्रांसपोर्टेशन होना है। पहली गैस है हमारे पास O2, क्या है पहली गैस O2, और दूसरी गैस है हमारे पास CO2। यानी ट्रांसपोर्टेशन होना है ऑक्सीजन का
और कार्बन डाइऑक्साइड का। पहले तो डाटा याद रख लो। क्या डाटा है? पहला डाटा है अपने पास जो ऑक्सीजन है ना, ज़्यादातर ऑक्सीजन लगभग 97% ऑक्सीजन आरबीसी के साथ चलकर चली जाती है हर एक टिश्यू तक। मतलब आरबीसी वो व्हीकल है जो ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। कैसे? आरबीसी में एक पिगमेंट होता है आयरन कंटेनिंग, जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है और जगह 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 पर पहुंच जाता है। 95% ऑक्सीजन तो ऐसे ही हमारे हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक पहुंच जाता है। बचा कुछ 3% ऑक्सीजन वो जाता है प्लाज्मा की थ्रू। अब प्लाज्मा क्या है? जब आप ब्लड को देखते हो तो ब्लड में जो लिक्विड वाला पोर्शन है सेल को छोड़कर, उसको प्लाज्मा बोल रहे हैं। बस इसी प्लाज्मा में घुलकर बचा कुछ 3% ऑक्सीजन क्या करता है? बचा कुछ 3% ऑक्सीजन इसी प्लाज्मा में घुलकर चला जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज के पास। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 70% जाता है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में। तो मैम ये आरबीसीज के थ्रू नहीं जाता, आरबीसीज के थ्रू जाता है, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर जाता है, पर सिर्फ 20 से 25%। और बचा कुचा 7% ये जाता है प्लाज्मा में घुलकर। पहले तो इसी डाटा को 3 बार 4 बार लिख लो, लर्न करते करते लिख लो, यहीं पर रट लो। चीज़ों को ना बार बार लिखा करो, रफ कॉपियाँ भरा करो, इसको यहीं पर रट लो। अब देखो जितना मैंने तुम्हें समझाया है फर्स्ट पैराग्राफ में, ब्लड एक मीडियम है जिसके थ्रू O2 और CO2 ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। 97% O2 आरबीसीज के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो मैम रिमेनिंग 3% डिजोल्व स्टेट में। किस डिजोल्व स्टेट में? प्लाज्मा में डिजोल्व होकर। मैम कार्बन डाइऑक्साइड पे बता दो तो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसीज के थ्रू और नियरली 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट यानी HCO3 नेगेटिव आयंस के थ्रू और 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व स्टेट में यानी प्लाज्मा में घुलकर ट्रांसपोर्ट होता है। डन हो गया? यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और उसमें भी पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो ब्लड में ना हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन रेड कलर का है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है और O2 के साथ बाइंड होता है रिवर्सिबल। मतलब जैसे बाइंड हो सकता है वैसे ही डिसोसिएट भी हो सकता है। ठीक है, जब ये O2 के साथ बाइंड होता है ना तो ये बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है। जैसे मान लो ये एक हीमोग्लोबिन है, जब ये एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो मैं कह दूंगी हीमोग्लोबिन ना 25% सैचुरेट हो चुका है। मतलब मान लो ये हीमोग्लोबिन के पास 4 सीटें हैं, 4 ऑक्सीजन बिठा सकता है, इसने एक ऑक्सीजन बिठा लिया तो ये 25% सैचुरेट हो गया। इसने फिर 2 ऑक्सीजन बिठा लिए, ये 50% सैचुरेटेड हो गया। इसने 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बिठा लिए, ये 75% सैचुरेट हो गया। इसने 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बिठा लिए, ये 100% सैचुरेटेड हो गया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसके बाद आप जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देते रहो वो हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेंगे। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इसका एक जो है सिग्मोइड कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, पढ़ेंगे वैसे इसके बारे में, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। सिग्मोइड शेप का होता है, सैचुरेशन पे ही डिपेंड करता है ये चीज़, इसको अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखो, अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है ना वो ऑक्सीजन कहाँ पर होगा? जब हम O2 रिच एयर ले रहे हैं वो कहाँ पर एक्सचेंज हो रही है? वो एल्वियोलाई में हो रही है। यानी एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सबसे कम है। मतलब ब्लड को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? लंग्स से मिल रही है। यानी ब्लड में, ब्लड के अंदर आरबीसीज के ऊपर हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड होगी ये कहाँ पर होगी? ये होगी लंग्स में, बेसिकली एल्वियोलाई में। अब कुछ तो ऐसी कंडीशंस होगी जो फेवर कर रही है, जो इसको ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करवा रही है। तो वो कंडीशंस क्या है? देखो, लंग्स में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। तो लंग्स में कंडीशन क्या है? लंग्स में हाई पार्शियल प्रेशर है O2 का, O2 का हाई पार्शियल प्रेशर है लंग्स में, तभी तो ये ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन जो है ये बाइंड कर रही है हेमोग्लोबिन के साथ। बस पहली कंडीशन यही है। बाकी 3 कंडीशन भी हमने देखनी है, जैसे CO2 टेम्परेचर और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन।
एक को हाई रखना, बाकी सबको लो रखना, ठीक है। एक को हाई रख दिया आपने, PO2 लंग्स में ज़्यादा है तभी ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन बाइंड करिए। बाकी तीनों चीज़ें PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, लो होगा। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो ये कंडीशंस हैं जो फेवरेबल हैं ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन से बाइंडिंग करवाने के लिए, यानी कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनवाने में। और ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती है लंग्स में। इसी का अपोजिट क्या होता है टिश्यूज में। तो टिश्यूज में क्या करना है, टिश्यूज क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेंगे ताकि सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा पाए। तो ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, जब ये टिश्यूज तक आ गया तो इस ऑक्सीजन को इस हेमोग्लोबिन में से टूटना पड़ेगा, तभी तो सारे सेल्स के पास जाएगा। तो टिश्यूज में क्या होगा, टिश्यूज में कंडीशंस अपोजिट होंगी। टिश्यूज में ऐसी कंडीशंस होंगी जो हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवाएंगी, अलग करवाएंगी। और वो कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन है टिश्यूज में लो PO2। भी पार्शियल प्रेशर ही कम हो गया टिश्यूज में ऑक्सीजन का। जब इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ही कम हो गया है, अब ये हेमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड रहेगा, तो ये अलग हो जाएगा। मैंने क्या कहा, एक चीज हाई रखो बाकी लो। PO2 को लेकर चलो, PO2 लंग्स में हाई है, बाकी सारी चीजें लो। टिश्यूज में PO2 लो है तो बाकी सारी चीजें हाई, यानी क्या होगा, डिसोसिएट करवाने के लिए PCO2 हाई होगा, हाई कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयंस की, और हाई ही टेम्परेचर होगा। ये सारी कंडीशंस हैं ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवाने के लिए, किससे, हेमोग्लोबिन से। ठीक है, डन हो गया। मतलब एक बात यहाँ पर साफ है, वो बात क्या है, एक सेकेंड, वो बात ये है कि भैया ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है लंग्स के सरफेस पे और डिसोसिएट करता है टिश्यूज पे। क्लियर। अब देखो 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाता है, तो 100 ml ब्लड लगभग 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाता है। डन हो गई ये चीज, क्लियर है। यहीं से आप पढ़ते हो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसे बनाते हो आप इसको। एक तरफ आप लेते हो सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन और एक तरफ आप लेते हो ऑक्सीजन, इनको प्लॉट कर देते हो। जो हमारे पास कर्व आता है वो सिग्मोइड कर्व आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। डन है, ये देख सकते हो। मतलब एक लिमिट के बाद आप जितना भी O2 बढ़ाते जाओ, ठीक है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ ये O2 बाइंड नहीं करेगा, हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है। ये वही बता चुकी हूँ मैं आपको, हेमोग्लोबिन जैसे 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, तो एक O2 बाइंड हुआ 25% सैचुरेट, 2 हुए 50%, 3 मॉलिक्यूल O2 के बाइंड हुए तो 75%, 4 मॉलिक्यूल बाइंड हुए तो 100%। इसके बाद आप कितना भी ऑक्सीजन दे दो, ठीक है, तो वो हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो चुका है, वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ देखो आप 100 के बाद कितना भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दो, वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेगा। डन है, इसी को हम बोल रहे हैं सिग्मोइड कर्व, ये जो एस शेप कर्व है। अब ये कर्व है ना, लेफ्ट राइट शिफ्ट होता है जब ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन के मिलने की एफिनिटी ज़्यादा हो, कंडीशंस ज़्यादा हो, जैसे PO2 ज़्यादा हो, PCO2 कम हो, H पॉजिटिव कम हो, टेम्परेचर कम हो। ठीक है, तो जल्दी क्या होगा, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा और कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इसी को लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं। और अगर टिश्यूज में देखा जाए, जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर ऐसी कंडीशन है जो डिसोसिएट करवा रहे हैं ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से, जैसे O2 के लिए एफिनिटी कम यानी PO2 कम, PCO2 ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, H पॉजिटिव ज़्यादा, तो कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इसी को राइट शिफ्ट बोलते हैं। तो इसको हम आराम से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि हेमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि RBCs पे प्रेजेंट है। O2 इसके साथ बाइंड कर सकता है रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बना सकता है बाइंड करके और डिसोसिएट होकर टूट भी सकता है। हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल O2 के कैरी कर सकता है। हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ किस चीज पर डिपेंड करती है, O2 के पार्शियल प्रेशर के साथ, CO2 के पार्शियल प्रेशर के साथ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ और टेम्परेचर कंसंट्रेशन के साथ। जो ग्राफ आएगा वो सिग्मोइड ग्राफ आएगा। कैसे निकाल रहे हो, सिग्मोइड कर्व आएगा, जो कर्व आएगा कैसे निकाल रहे हो, एक तरफ रख रहे हो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, दूसरी जगह रख रहे हो ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये कुछ फैक्टर्स जैसे PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो एल्वियोलाई में जहाँ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, वहाँ क्या क्या कंडीशंस है जो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड करवा रही है। वहाँ PO2 ज़्यादा है, PCO2 कम है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है। ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल हैं जो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से मिलवा रहे हैं। इसी का अपोजिट क्या है,
इसी का अपोजिट है हमारे पास टिश्यूज में। टिश्यूज में PO2 कम है, PO2 कम, बाकी सारी चीजें ज्यादा, यानी PCO2 ज्यादा है, H पॉजिटिव ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा, जिसकी वजह से डिसोसिएट हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। यानी ये पता है हमें यहाँ से कि ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से लंग सरफेस पे और डिसोसिएट होता है टिश्यूज में। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 5 ml। आई होप एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। मेरी बहुत मेहनत लगी है, तो 1 मिनट वीडियो को पॉज कर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। शेयर बेशक मत करो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक, 5 मिनट और बस, 5 मिनट से ऊपर नहीं। हमने ऑक्सीजन का वो पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। याद कर लो 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, 20 से 25% कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन की फॉर्म में, यानी हेमोग्लोबिन के साथ। अब तुम्हें लगेगा हेमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करे तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होना चाहिए, नहीं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन होता है और डिसॉल्व स्टेट पे प्लाज्मा में 7%। अब देखो, आपको पता है टिश्यूज में ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाइंड करेगा, यानी टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, O2 का कम होगा, तो मतलब टिश्यू में CO2 की बाइंडिंग ज्यादा होती है, ठीक है, CO2 की ज्यादा बाइंडिंग होती है हेमोग्लोबिन से। एल्वियोलाई में आप देखते हो, एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, CO2 का कम है, तो एल्वियोलाई में आप क्या देखोगे कि ऑक्सीजन बाइंड करेगी और CO2 जो है वो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर लेगा। डिसोसिएट करेगा एल्वियोलाई में कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन से, तभी तो CO2 हेमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर एल्वियोलाई से कहाँ जाएगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा, हम बाहर, तभी तो उसको छोड़ेंगे CO2 को, एक्सेल करेंगे। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आ रहा तो 2 मिनट पीछे बैक कर देख लो, ठीक है। हर जैसे 100 ml ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, 100 ml ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करवाया, इसी को पढ़ते हैं। तो हम कह रहे हैं सबसे पहले तो CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन की फॉर्म में, और कितना CO2 ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो 20 से 25%, ठीक है। फिर हमने कहा ये बाइंडिंग रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से, ठीक है। कैसे? जब CO2 ज्यादा होगा, हाई होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 हाई होगा, कहाँ होता है? टिश्यूज में होता है, टिश्यूज में होता है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा, है ना। तो टिश्यूज में जो हेमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा। देखो फिर हम क्या कह रहे हैं, व्हेन PCO2 इज लो, PCO2 कहाँ लो होगा? पार्शियल प्रेशर CO2 का कहाँ लो होगा? एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में O2 का ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर डिसोसिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन से, ठीक है। मतलब एल्वियोलाई में कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई से होते हुए बाहर आएगा, ठीक है। डन हो गया। तो 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन की फॉर्म। दूसरा क्या है? दूसरा देखो 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कैसे? बच्चों ये जो हमारी RBCs है इसमें एक एंजाइम मिलता है बहुत हाई कंसंट्रेशन में, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये RBC में तो बहुत हाई कंसंट्रेशन में मिलता है, थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन में ये प्लाज्मा में भी मिलता है। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये एंजाइम H2O, CO2 और H2O को मिलाकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बना रहा है? H2CO3 बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है? H2CO3 बना रहा है। डन है। अब ये रिवर्सिबल है, ये जो बन रहा है H2CO3 ये इसी एंजाइम की प्रेजेंट में, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंट में HCO3 नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव में टूट जाता है। अब पता चल रहा है CO2 की बाइंडिंग के लिए हाई H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है। ये हाई H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? जब ये H2CO3 टूट रहा है तो ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। और ये क्या है अपने पास? ये अपने पास बाइकार्बोनेट आयंस। बस इन्हीं बाइकार्बोनेट आयंस 70% CO2 इसी बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। क्लियर है? डन है? समझ आ गया सब कुछ? इसको पढ़ लेते हैं हम। वो कह रहा है टिश्यू साइड पे CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई है क्योंकि कैटाबोलिज्म की वजह से, जितनी भी कैटाबोलिज्म केमिकल रिएक्शंस हो रही है टिश्यूज में या सेल में, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को यूज किया जा रहा है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजिंग इनटू ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ रही है, यानी आरबीसी और प्लाज्मा में आ रही है। अब आरबीसी और प्लाज्मा में, आरबीसी में हाई अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट है और थोड़े अमाउंट में यही चीज कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ HCO3 नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, इसी का अपोजिट देखोगे आप एल्वियोलर साइट में, एल्वियोलर साइट में PCO2 लो है, PCO2 लो है तो यही रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो CO2 और O2 बना देगा और यही CO2 एल्वियोलाई से होते हुए बाहर बॉडी के पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी ये जो CO2 है कैसे 70% CO2 कैसे ट्रैप है टिश्यूज के अंदर, कैसे ट्रैप है, तो ये बाइकार्बोनेट आयंस की लेवल पे ट्रैप है, टिश्यूज के लेवल पे ये बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रैप है। डन हो गया, ये मैं बता चुकी हूँ 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई तक पहुंचाएगा। क्लियर, तो आज के यही थे अपने 2 टॉपिक। इसके अलावा आपको पता है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के डेली मेरे पास इतने इमोशनल मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमें बहुत ज़रूरत है इस मेंटरशिप प्रोग्राम की, जो हमें ऐसा रूटीन बना कर दे, हमारे देखो बैकलॉग वगैरह को कवर करे। किसी के फादर नहीं है, किसी के घर में इतनी दिक्कत चल रही है, कोई तो ये कह रहा है कि मैम बैच लेने के भी पैसे घर वाले नहीं दे रहे थे। तो यार लिटरली मैं बहुत ज़्यादा तो कम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन देखो फाइनली मैंने इस बैच का रेट 900 से 600 कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरीज हैं कि फादर नहीं है, मैं इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ, मेरे भी फादर नहीं है, और मैं चाहूँगी इस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेल कर सकें। हालांकि देखो 20-25-30 से ज़्यादा लोगों का मैं ये स्केड्यूल नहीं बना सकती क्योंकि मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि सारों का अलग अलग स्केड्यूल बनेगा। तो अभी भी कुछ थोड़ी सी सीट्स लेफ्ट हैं, अगर आपको चाहिए हो ये 600 पर मंथ में तो लिटरली आप मुझे इंस्टाग्राम पे या जीमेल मेरी ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हो और इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। लिटरली आपको पता चलेगा, आप इसको देख लेना, अभी 3-4 ही दिन हुआ है और जितने भी 7-8 स्टूडेंट्स मेरे पास हो चुके हैं, ठीक है 7-8 हो चुके हैं और 2-3 की पेमेंट आजकल में ड्यू है, तो वो हो जाएंगे। ठीक है, तो उनसे आप रिव्यू मैं उनके डालूंगी पोस्ट में, टेलीग्राम पे तो मैंने डाले भी हैं, आप देखना वो लिटरली कैसे 8+ आवर की स्टडी आराम से कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप लोग स्कूल पढ़ते थे कैसे पढ़ते थे, क्योंकि आपको अपना वो चीज़ प्लान नहीं करना पड़ता था, सारे पीरियड्स ऑलरेडी प्लान होते थे, इसीलिए तो 8-8 घंटे स्कूल से पढ़ाते थे, ट्यूशन से पढ़ाते थे। तो यही काम मैं आपको कर दे रही हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए हो अपॉर्चुनिटी, कुछ दिन के लिए इसका रेट कम है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम में, ऐसे आपको डेली आपका स्केड्यूल मिल जाएगा आपकी रूटीन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे लास्ट में MCQ की। 12 MCQs है हमारे पास, पोज कर आंसर देखना, ठीक है, खुद आंसर देना, पहले अपना आंसर चेक करना और कमेंट सेक्शन में आज का स्कोर लिखना। तो पहले लिखा व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर्ड बाय 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो ये लगभग 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। यही यहाँ ऑक्सीजन आ जाता तो वो कितना होता है 5 ml। तो आंसर हो गया अपने पास 1। डन है। व्हाट इज ट्रू फॉर आरबीसीज इन ह्यूमन। आरबीसीज क्या कर रहे हैं, ये 20 से 25% CO2 को कैरी कर रहे हैं। तो सही बात है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन 20 से 25% कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, ट्रू है। 99.5% O2 को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, नहीं 97% O2 कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दे ट्रांसपोर्ट 80% ऑफ ऑक्सीजन एंड 20% ऑफ CO2, ये भी गलत हो गया। दे डू नॉट कैरी CO2 एंड ऑल, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो आंसर हो गया अपने पास 1 हमारे पास करेक्ट है। हेमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड इन नॉर्मल हेल्दी, आप देखो अपना HB टेस्ट करवाने जाते हो ना, तो HB टेस्ट करवाते हो तो वो कितना आता है, वो 12 से 16 ग्राम की रेंज में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा आंसर, 12 to 16 ml। फोर्थ क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए क्या क्या ट्रू है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। सोच कर देखो, हाँ बिल्कुल बताया था, 97% जो O2 है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट। सही बात है, 70% CO2 बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा कैरी बोथ CO2 एंड O2, बिल्कुल 3% O2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर कैरी होता है और 7% CO2, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में वो कह रहा है ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल प्रोसेस।
तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हेमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है वैसे डिसोसिएट भी हो सकता है। ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हेमोग्लोबिन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, नहीं। हेमोग्लोबिन इज नॉट अ प्रोटीन, हेमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं, गलत है। इट इज नॉट अ पिगमेंट, क्यों नहीं है भाई? ये पिगमेंट ही है, तो ये भी गलत है। हेमोग्लोबिन आप पढ़ते हो ना, क्वाटनरी प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। 2 चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर तो क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। फिर देखो वो कह रहा है जो कर्व हमें मिलता है when percent a curve obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against PO2 is called, इस कर्व को हम क्या कहते हैं? इस कर्व को हम एसोसिएशन कर्व कहते हैं, नहीं डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, राइट। सिग्मोइड कर्व कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 2 and 3, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कह रहा है बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन फॉर्म्स, हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो क्या फॉर्म होता है? तो क्या फॉर्म होता है? मिथ हेमोग्लोबिन नहीं, कार अमीनो हेमोग्लोबिन नहीं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डन है इसका। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो तो कार अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेवरेबल फॉर शिफ्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू राइट? राइट में कब कर्व शिफ्ट होगा? ये देखो इधर मैंने आपको बताया राइट में कब कर्व शिफ्ट होगा? जब डिसोसिएशन वाले फैक्टर्स होंगे, यानी कि PO2 कम हो जाएगा और बाकी सारी चीजें ज्यादा। तो इसका आंसर देखो आप, 8 क्वेश्चन क्या होगा? राइट में कब शिफ्ट होगा? जब हाई PO2 है, PO2 तो लो होगा, लो CO2 है, लो PCO2 है, नहीं ये तो हाई होना चाहिए। लेस H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है, नहीं ये तो हाई होनी चाहिए। तो ये सारे आंसर्स होंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। 9 क्वेश्चन है, ईच हेमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ डैश ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? मैक्सिमम, मैंने 3 बार इस लेक्चर में रिपीट किया होगा, 4 मॉलिक्यूल को। 10th क्वेश्चन है, इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या होगा? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कंडीशंस फेवरेबल है, मतलब PO2 ज्यादा होगा, बाकी सब कुछ कम। तो देख लो, पहले में तो लिखा है PCO2 हाई होगा, नहीं, पार्शियल प्रेशर CO2 का थोड़ी हाई होगा, PCO2 लो होगा और PCO2 हाई होगा, यही करेक्ट लग रहा है, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन बाइंड करता है हेमोग्लोबिन से, तो पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा होगा और CO2 का कम होगा। फिर कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होता है? जो CO2 और H2O को मिलाकर H2CO3 बना देता है और फिर आगे इसको डिसोसिएट भी करवा देता है HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस में। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? RBCs में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और प्लाज्मा में लिटल, थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ A and B। उसके बाद एट टिश्यू साइट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, टिश्यू साइट में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्यों हाई होता है? इसी लेक्चर में हमने ये सब कुछ पढ़ा, क्योंकि कैटाबोलिज्म हो रही है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। स्कोर बता देना कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आज का लेक्चर अपना खत्म होता है। कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको 4 दिन के अंदर पूरा चैप्टर करवाया जाएगा MCQ के साथ, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। कल के लेक्चर में बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा रेगुलेशन और डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो कि 15-20 मिनट में पूरा हो जाएगा, बाकी का आधा घंटा हम PYQ लगाएंगे। कल के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं और सारे के सारे PYQ होने वाले हैं, सो प्लीज डोंट मिस द लेक्चर। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे 10 बजे MCQ डलेंगे, तो टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेंटरशिप ले लो, सच में बहुत फायदे में होने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, हंट सीरीज में कंटिन्यू रहना, फ्री MCQ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। मेंटरशिप लेने हैं तो बहुत मीगर चार्जेस है यार, सोचो तुम इतना महंगा बैच ले लेते हो पर पूरा साल तुम्हारा बैकलॉग चलता है, ड्रॉप तुम लेते हो तो उस बैच का पैसा तो वसूल नहीं हुआ, उस ड्रॉप का पैसा तो वसूल नहीं हुआ, और जस्ट आप 600 रुपये पर मंथ पे करो, जो कि इतना कम अमाउंट है। खुद सोचो, 20 रुपये का रोज लेस का पैकेट खाते हो, वो छोड़ दो 1 महीना, और पढ़ाई कर देखो, लत लग जाएगी पढ़ाई करने की। नशा करना है तो पढ़ाई का करो ना, ऐसा रूटीन बनेगा, 10-10 घंटे पढ़ोगे। लिटरली 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैं 8 घंटे का रूटीन दे रही हूँ, वो 10 घंटे का पूरा कर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैम पता ही नहीं चल रहा, इतना एडिक्टिव लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा काम कैसे हो रहा है। सोच कर देखो, इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है। मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर या फिर ईमेल कर देना मुझे, और अपना जल्दी से जल्दी अवेल कर लो, क्योंकि 3-4 दिन के बाद जब ये सीट्स पूरी हो जाएंगी, क्योंकि कुछ सोचो, मुझे 2 दिन हुआ स्टार्ट किए हुए और 8 बच्चे हो चुके हैं, और 2-3 की पेमेंट आज आ जाएगी। रोज रात को ऐसा होता है कि कुछ बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सुबह हम पेमेंट कर देंगे, और वो वाकई में कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 3-4 दिन में तो ये भर जाएगी, और मुझे जितनी सीट्स मैंने रखी है, मुझे नहीं लगता मैं इससे ज़्यादा सीट्स कर पाऊंगी, और इसके बाद तो चार्जेस शायद बढ़ भी जाए, क्योंकि एक बार मेरी सीट्स पूरी हो गई फिर शायद मैं चार्जेस बढ़ा भी दूँ। तो आप देख सकते हो, ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।